बुद्धि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हम सब अक्सर दो शब्द अपने इस पूरे जीवन काल में सुनते ही हैं, और सिर्फ सुनते ही नहीं, उस पर अमल भी करते हैं। कहने को ये दो शब्द कॉमर्स फील्ड के या कहें व्यावसायिक दृष्टि से ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये दो शब्द हम सब के लिए अति उपयोगी है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अक्सर हमने सेविंग को कैसे समझा कि जो हम कमाई करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा हमें कहीं सेव करना है। और सेव करते वक्त भी भाव क्या रहता है कि कभी कोई ज़रूरत आन पड़े तो वो सेविंग हमारे काम आने वाली है। अब जिनके पास ये सेविंग ज़्यादा है और जो इस मार्केट को समझते हैं, वो क्या करते हैं, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट भी किस दृष्टि से करते हैं कि इन्वेस्टमेंट वो जब भी करेंगे तो उसका जो जब उन्हें ज़रूरत होगी, उस इन्वेस्टमेंट का अच्छा और सही रिटर्न उन्हें मिले। ठीक है ना। अब ज़रा इस दो शब्द को हम जीवन के हर क्षेत्र में अगर हम लागू करके देखें तो पता चलेगा कि ये दो शब्द हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे सकते हैं। देखिए ना, जब एक बालक उस उम्र में होता है जहाँ उसकी मेधा यानी कि उसकी इंटेलिजेंस या उसकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत ही शार्प होती है, बहुत ही तेज़ होती है, तो उस दौरान उस बच्चे को ये सिखाया और समझाया जाता है, कुछ विषय, कुछ शिक्षाएं, कुछ आदर्श इस तरह से सिखाए समझाए जाते हैं कि भैया ये तुम अपने इस माइंड में, अपने इस मेधा में सेव कर लो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जब तुम आगे जाकर, जब तुम इस लायक हो जाओगे, जब तुम्हारी उम्र इस लायक हो जाएगी, तब तुम फलां फलां क्षेत्र में उन शिक्षाओं को, उस समझ को, उस पढ़ाई को काम में लेना। लेकिन इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर जाते हैं। ज़रा सा समझने का प्रयास करें आज हम सब मिलकर कि क्या सेव करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। हम सब जानते हैं विज्ञान का ये नियम कि ऊर्जा को अलग अलग रूपों में बदला जा सकता है, वो कहीं क्रिएट नहीं की जा सकती। यस, एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड, it cannot be like constructed or it cannot be destructed, it can just change into another form। तो बचपन में जब हम इन बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं, इस सिखाने के साथ साथ हम ज़रा ये भी तो ध्यान रखें कि वो सिर्फ वो चीज़ें नहीं सीख रहा है जो हम उन्हें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें भी सीख रहा है, वो अपने आप अपनी मेधा के दम पर वो चीज़ें भी सीख रहा है जो उसके आसपास घटित हो रही है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते तो हैं कि बेटा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, सबका आदर सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज़रा हम देखें कि क्या बच्चा सिर्फ उन 4-5 वाक्यों को याद रखता है? क्या उन 4-5 सेंटेंसेस को याद रखता है? चाहे आप बड़े बड़े चार्ट्स बनाकर उसके स्कूल में, उसके घर में, सब जगह लगा दीजिए, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को देख रहा है। उसके घर में 24 घंटे उसके साथ जो लोग रह रहे हैं, उसके अलावा वो अपनी टीचर्स को देख रहा है, वो अपने आसपास काम करने वाले सेवकों को देख रहा है, वो ये भी देख रहा है कि उनके साथ कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, और तब वो समझ भी रहा है। वो अपने आप दिमाग में अपने प्रज्ञा से, अपने इंटेलिजेंस से ये कंपैरिजन भी कर रहा है कि हमें जो चीज़ें सिखाई जा रही है, वही लोग जिनके द्वारा सिखाई जा रही है, वही लोग उन वाक्यों का अपने जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं।
आप किस तरह से अपने ड्राइवर से बात करते हैं, उसी तरह से वो भी अपने स्कूल ड्राइवर से बात करेगा जो उसके बस का ड्राइवर है। आप किस तरह अपने घर में काम करने वाली मेड्स या अपने ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं उनके साथ किस तरह से बात कर रहे हैं। आप जब एक दुकान पर जाते हैं तो एक दुकानदार से, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के वेटर से आप किस तरह बात कर रहे हैं, वो बच्चा देख रहा है। नाउ ही इज़ गोइंग टू रिपीट द सेम लैंग्वेज। आप उस बच्चे से कैसे बात कर रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मदर्स या टीचर्स या फादर जो भी उनको पढ़ा रहा है या सिखा रहा है, समझा रहा है, अक्सर पढ़ाते पढ़ाते वो उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि ये पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, उन्हें डराते हैं। देखो पढ़ाई कर लो वरना ज़िंदगी में कुछ नहीं करोगे, तुम भी यही काम करने वाले हो, तुम भी ऐसा ही कुछ करने वाले हो। और इस तरह से वो उन्हें डराने के चक्कर में कई बार उनका अपमान भी कर जाते हैं। हमें लगता है एक छोटे बच्चे को मान और अपमान की क्या आवश्यकता, लेकिन ज़रा देखो वो उस भाषा को अपने भीतर सेव कर लेता है। और ये जो सेविंग है वो ऑब्वियसली अगर काम नहीं आ रही है अभी तो वो सब कुछ सीख रहा है, वो आगे जाकर उसके यौवन काल में या उसकी युवावस्था में जब वो बिजनेस या प्रोफेशन में आएगा या जब वो इतना बड़ा होगा कि अपनी फैमिली खुद सेटल डाउन करेगा, उस समय वो कैसे बिहेव करने वाला है, वो कैसे व्यवहार करने वाला है, वो कैसे बोलने वाला है, वो इन्वेस्टमेंट उस समय रिटर्न्स देगा। और इसी तरह से यंगस्टर्स भी अभी जैसे हम सब ने देखा कोविड काल में 1.5-2 सालों में कई लोगों ने, जिन लोगों ने सेविंग्स कर रखी थी, भले ही उनका बिजनेस चला चाहे नहीं चला, नौकरी में शायद सैलरी परसेंटेज जो उनका था उससे कम मिला, लेकिन उन्होंने जो सेविंग कर रखी थी वो इस समय उनके काम आई। इसी तरह से हम देखें कि कई लोग जो अर्निंग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको लग्जरी एंड कंफर्ट्स के नाम पर या नई नई टेक्नोलॉजी के नाम पर वो अपनी जो अर्निंग्स है उसको ना सिर्फ उन सारी चीज़ों की EMI में लगा देते हैं, उल्टा कई बार इन्वेस्ट करते हुए भी वो ध्यान नहीं देते। इन्वेस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं आता, उनके खर्चे ही पूरे नहीं होते। सिमिलरली स्टूडेंट्स अपनी जो पढ़ने का समय है, नो डाउट यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज्ञान मिल रहा है, लेकिन कई बार वो ज्ञान उस समय के लिए अनावश्यक है। एंड व्हाट डू दे डू कि अपनी उस एनर्जी को, अपने उस टाइम को सेव नहीं करते, खर्च करते चले जाते हैं। अब दिन में तो 24 घंटे ही है और जो सेशंस है उनका भी समय सीमित है। यानी एक सेशन अगर सपोज़ एक सेमेस्टर 6 महीने का है या एक ईयरली जो कोर्स है वो 1 साल का है, अब उस 1 साल में आप ये सोचते हो कि हम एग्ज़ाम के समय पढ़ेंगे, तो भाई जिन्होंने कोर्स बनाया है, जिन्होंने सिलेबस बनाया है, वो 1 साल का क्यों बनाते? वो फिर 2 महीने का ही बना देते और एग्ज़ाम कर लेते, आपको सिलेबस दे देते और आप पढ़कर उसको पास कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये सिलेबस बनाए जाते हैं वो एक व्यक्ति की ना सिर्फ स्मरण शक्ति बल्कि उसकी कैपेसिटी, उसकी लाइफ में किस तरह वो चीज़ें काम आएगी, उन सबको ध्यान में रख कर वो कोर्सेज बनाए जाते हैं। यही कारण है कि डिग्री लेने के बाद भी आपने इतना सारा समय इन्वेस्ट किया। सपोज़ किसी डिग्री के लिए 4 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स, वॉट एवर टाइम आपने इन्वेस्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट में आपने जो सीखा, जो समझा, जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए थी और जिस अंडरस्टैंडिंग को आपको सेव करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। हमने मौज मस्ती में समय गुजारा। तो ज़रा देखो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो कोशेंट है, अगर दोनों निल बट्टा निल है तो आपको रिटर्न्स में क्या मिलने वाला है।
हम सिर्फ सिखाए नहीं सीखते हैं, हम अपनी समझ से भी सीखते हैं। बट कई बार हम ये एक धारणा बना लेते हैं, हम क्या करें, हमारे तो माँ बाप ने यही सिखाया, हम क्या करें, हमें तो ऑफिस में यही सिखाया गया, हमारे कॉलेज में यही सिखाया गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिखाने वाला तो सिखा रहा था, लेकिन हमने कितना % अपने कंसंट्रेशन, फोकस और एनर्जी को उस सब्जेक्ट पर इन्वेस्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर वो इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं हुआ है तो रिटर्न्स की उम्मीद भी क्यों कर रहे हो? और अगर रिटर्न्स चाहिए तो हमें अपनी एनर्जी को सही जगह पर इन्वेस्ट करना होगा। ये सारी बातें अलग अलग समय पर हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, यहाँ तक कि हमारे धर्म गुरु, हमारे शिक्षक हमें सिखाते समझाते रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हम समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि ये बातें केवल कुछ अभी पिछले कुछ सालों की नहीं है, या कुछ दशकों की नहीं, या सिर्फ पिछली सदी की नहीं है। वर्षों से ज्ञानी गुणी जन ये कहते आए हैं। समन प्रभु तीर्थंकर महावीर की भी वाणी रही, वो अच्छेई जो वणम च, यानी आयु और यौवन अतीत बनता जा रहा है। इसलिए हम चेतें, हम समझें कि हम प्रतिपल क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या सेव कर रहे हैं, और जो सेविंग कर रहे हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब किस क्षण हमें कितना काम लेना है। एक छोटी सी बच्ची की कहानी से शायद हम ये चीज़ समझ पाएं। एक छोटी सी बच्ची, उसे प्रति माह यानी एवरी मंथ कुछ पॉकेट मनी दी जाती थी, और वो उस पॉकेट मनी को अपनी मम्मी के पास रहता था, उसका वो पर्स, और जब उसे जो चीज़ खरीदनी होती थी वो उस पॉकेट मनी से मम्मी के साथ जाके चीज़ें खरीद लिया करती थी। अब हुआ ऐसा कि एक बार ऐसे ही मार्केट में चलते चलते उसे एक मोतियों की माला बड़ी पसंद आई। उसने जाकर पूछा उस दुकानदार से कि ये मोतियों की माला कितनी है। अब वो जितने की भी रही उतनी तो उसकी पॉकेट मनी भी नहीं थी। सपोज़ उसकी वो माला रही होगी 200 रुपये की, और उसकी पॉकेट मनी थी 50 रुपये। अब 200 रुपये की माला खरीदने के लिए उस छोटी सी बच्ची ने, क्योंकि उस माला पर जैसे उसकी नज़र टिक गई थी, उसकी निगाह आ गई थी, उस छोटी सी बच्ची ने सेविंग की। 3, 4, 5 महीने जितनी भी उसने सेविंग की, वो सेविंग करके वो मोतियों की माला उसने खरीदी। अब वो मोतियों की माला उसे इतनी प्रिय थी, और सबसे बड़ी चीज़, उसने इतनी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट किया था। उसने वो मोतियों की माला अपने गले में डाल ली। वो माला उसे इतनी ज़्यादा प्रिय थी कि वो नहाते हुए सिर्फ उसे उतारती थी, उसके अलावा रात को सोते हुए, दिन में, हर समय वो माला उसके साथ रहती थी, प्रतिपल उसके साथ ही रहती थी। अब सभी सदस्यों को पता चल गया कि ये माला उसे बड़ी प्रिय है। उसके पिताजी, जब उसने ये माला खरीदी और ये सारा दौर चल रहा था, उस समय वो उसके पिताजी टूर पर थे। जब वो लौट कर आए तो पिताजी ने पूछा कि ये माला कैसी है। उसने बोला, पापा मुझे ये माला इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि चाहे जो हो जाए मैं इस माला को अपने से अलग नहीं करूँगी। उसके पिताजी मुस्कुराए। खैर, उसके जब उसके पापा घर पर होते थे तो रोज़ाना रात को सोने से पहले उसे विश करने आते थे, दुआ देने आते थे, आशीर्वाद देने आते थे। तो वो दूसरे दिन पिताजी उसके पास आए। वो बच्ची सोने की तैयारी कर ही रही थी। तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ पापा। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए थे, टूर पर गए थे। बहुत खुश थी बेटी, और वैसे भी बच्ची संस्कारी भी थी, तो हर चीज़ का ख्याल रखती थी, सबका आदर करती थी, कोई शिकायत नहीं थी पिता को पुत्री से। ठीक है, तो पिता ने पूछा बेटी से, अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे इतना प्यार करती हो तो अगर मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो तुम मुझे दोगी? बेटी ने खुशी खुशी कहा, हाँ पापा क्यों नहीं दूंगी, आप मेरे लिए इतना कुछ लाते हो तो मैं आपको ज़रूर दूंगी।
बोला अच्छा आपको क्या चाहिए? सुनो ना, मेरी फ्रेंड की कल बर्थडे थी, उसने मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स रिटर्न गिफ्ट में दी, आपका फेवरेट टेस्ट है, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है लेकिन आपके लिए कुछ भी, मैं वो चॉकलेट्स आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। पिता ने कहा थैंक यू बेटा। फिर उसके बाद उसने कहा कि अच्छा ये जो मेरी डॉल है ना, अगर आपको मेरी याद आए तो आप ये डॉल अपने साथ टूर पर भी ले जा सकते हो। वो डॉल उसकी इतनी प्रिय थी कि वो उसे एक पल अलग नहीं करती थी, लेकिन पिता को अपना प्यार साबित करने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार थे। पिता ने फिर कहा थैंक यू बेटा, और इस तरह वो बहुत सारी चीज़ें गिनाती रही और पिता थैंक यू करते रहे, मुस्कुराकर जाकर सो गए। दूसरे दिन फिर पिता आए, फिर उन्होंने वही सवाल पूछा, तो बेटी ने कहा आपको जो चाहिए ले लो पापा, आपके लिए सारी चीज़ें, बिकॉज़ मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। पिता ने फिर धन्यवाद कहा और कहा अच्छा बेटा तो मुझे इतना प्यार करती हो तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे तुम्हारी ये मोतियों की माला मांगूं, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? बेटी एक पल सोच में पड़ गई, फिर उसने आंखें बंद की, अपने मोतियों की माला को छुआ और आंखों में आंसू भरकर पापा से बोली सॉरी पापा, मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ लेकिन ये माला नहीं दे सकती। पिता ने फिर थैंक यू कहा और चले गए। उस बच्ची को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपने पिता को सब चीज़ दे पा रही हूँ लेकिन एक ये माला क्यों नहीं दे पा रही हूँ। छोटी सी बच्ची थी लेकिन बुरा लग रहा था उसे। ऐसा सिलसिला ये 6-7 दिन तक चलता रहा। आखिर 8वें दिन जब पिता ने उससे पूछा अच्छा बताओ तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो? बोले हाँ। तो क्या मुझे ये मोतियों की माला दोगी? तो बेटी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा पापा मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और 7 दिन तक मैं अपने आप को ये पूछती रही और मुझे लगा कि शायद मैं ये माला नहीं दे सकती, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं आपको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ लेकिन इस माला से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मैं आज आपको ये अपनी माला देती हूँ। ये कहते हुए उसने वो माला खोली और अपने पापा के हाथ में रख दी। पापा ने वो माला समेट कर अपनी जेब में डाली और दूसरी जेब से मुट्ठी में कुछ निकाला और बोला बेटा आज मुझे पता चला कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि अपनी सबसे फेवरेट चीज़ भी तुम मुझे दे सकती हो, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा कर भी तुम उस चीज़ को खुद से अलग कर सकती हो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। जैसे ही उसने वो मुट्ठी खोली लड़की की आंखें फैल गई, आश्चर्य से भी और खुशी से भी, क्योंकि जैसी माला उसके पास थी उससे भी कई गुना सुंदर, क्योंकि वो सच्चे मोतियों की माला थी और वो भी एक लड़ी नहीं 2 लड़ी की माला। वो लड़की खुशी से पागल हो गई, अपने पापा के गले लगकर झूम गई और बार बार धन्यवाद देने लगी। अरे पापा ये क्या, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब उसके पिता ने उसे समझाया और ये सीख हम सबको भी समझने योग्य है। बड़े प्यार से उसके पापा ने कहा ये माला मेरे पास पहले ही दिन से जेब में थी, तुमने जब ये माला खरीदी थी तब तुम्हारी मम्मी ने मुझे फ़ोन पर बताया था और मुझे लगा अगर मेरे बेटी को मोती इतने पसंद है तो क्यों ना इस बार मैं उसके लिए एक नया उपहार लूँ, उसके लिए सच्चे मोतियों की माला लूँ। और मैंने उसी समय ये जो 2 मोतियों की माला है, 2 लड़ है, ये मैंने तुम्हारे लिए ले ली थी। लेकिन बेटा एक बात याद रखो, अगर तुम्हें इस सृष्टि से, इस जीवन से या अपने आसपास के लोगों से कुछ चाहिए तो तुम्हें वापस उसके लिए जगह क्रिएट करना यानी स्पेस क्रिएट करना भी आना चाहिए। जब तक हम अपनी तरफ से कोई चीज़ देंगे नहीं तब तक चीज़ें हमें वापस मिलेगी नहीं। और ये चीज़ हम सबको भी अपने जीवन में समझने
लायक है और ना सिर्फ समझने लायक, उसे अपने जीवन में उतारने लायक है, अप्लाई करने लायक है कि जब तक हमने जो चीज़, जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग, जो आदत, जो व्यवहार हमने सीखा है, अगर हमें उससे आगे बढ़ना है तो हमें स्टैग्नेंट नहीं होना है, हमें रिजिड नहीं होना है। अरे हम तो बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं, हमने तो आज तक यही सीखा है और इसी से हमें फ़ायदा मिला है। अगर फ़ायदा मिला है तो फिर शिकायत क्यों? फिर हमारे भीतर ये अफसोस क्यों कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? अगर हमें उसके आगे का लेसन सीखना है तो हमें उस पुरानी चीज़ को छोड़ने के लिए, तुरंत छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। न जाने ये सृष्टि क्या कुछ हमारे लिए बचा कर रखे हुए है। ज़रा देखो ना, हमने कितनी बार ये बात सुनी है कि हम अगर कुछ देंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा, लेकिन हमने कभी भी कुछ देना सीखा ही नहीं। हम क्या करते हैं कि पहले ये देखते हैं कि हमें मिलने क्या वाला है, उसके बाद हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम तैयारी करें, हमारा टीचर हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हम उस वक्त ये नहीं सीखते कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं। अगर हम पूरा अपना फोकस लगाकर, अपना कंसंट्रेशन लगाकर जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो मात्र सुन भी लें तो हमारे भीतर जो प्रज्ञा है, हमारे भीतर जो विजडम है, जो समझ है, वो अपने आप मल्टीप्लाई होगी। हम अपनी योग्यताओं को खिलाने के लिए प्रयासरत होंगे, लेकिन हम सिर्फ सुनते समय भी हमारा फोकस क्या रहता है कि हमें ये डिग्री लेनी है, हमें ये पास करना है। हम इस दृष्टि से सोचते ही नहीं, हम इस दृष्टि से उसे रिसीव करते ही नहीं, ग्रहण करते ही नहीं कि ये हमारे जीवन में कहाँ काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो केवल हमारे जॉब के लिए या हमारे एग्ज़ाम्स के लिए हैं, वो जीवन के किस क्षेत्र में कैसे काम आएगी हमें पता ही नहीं चलता। ज़रा सा एक चीज़ हम देखें कि अक्सर हमने सुना है कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भोगना पड़ता है। ये सब हम सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन कर्म करते हुए अटेंटिव नहीं रहते। और यही कारण है कि हमारे अक्सर जिज्ञासा समाधान सत्र में ये एक प्रश्न आता रहता है कि महाराज साहब, हम सब कुछ जानते हैं, हम समझते हैं, सारी थ्योरी समझते हैं और थ्योरी भी इतनी डिटेल में समझते हैं कि फला कार्य करने से फला कर्म बंद होगा, इस बंद का ये परिणाम होगा, इस परिणाम का आगे ये हमें इस तरह से भोगना पड़ेगा। सारी थ्योरी समझ में आती है, लेकिन जब हम उस दौर से गुज़र रहे होते, जब हम उस घटना से गुज़र रहे होते हैं, तब हमें याद नहीं आता। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी को समझ रहे हैं। अप्लाई कैसे करें, वो समझ कैसे आए, छोटे छोटे तरीके हैं। आप ज़रा देखिए ना, आप खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हो और जिस प्लेट में खाना खाते हो उसे तुरंत ही आप धोने के लिए रखते हो, राइट? अपने हाथ तुरंत धोते हो। ऐसा नहीं करते हो कि जब हम सेकंड टाइम खाना खाएंगे तब हमें साफ हाथों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम जाकर हाथ उसी समय धो लेंगे। अभी धोने की क्या ज़रूरत है, राइट? इसी तरह से थाली उसी समय ज़रूरत पड़ेगी तभी धो लेंगे ना? नहीं, आपने खाना खाया, आप थाली धो के रख लेते हैं, या जो भी धो रहा है वो धो के रख लेता है, और अगर कोई नहीं धो पाता तो आप स्वयं धो के रखते हैं। लेकिन बाकी हर जगह हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। आप देखिए, कई लोग हैं जब नहा कर आते हैं तो वो अपना पूरा की पूरा बाथरूम ऐसे ही गंदा छोड़ आते हैं, और फिर जितनी बार बाथरूम में जाएंगे उतनी बार चिड़चिड़ाएंगे, हाय गीला है, अरे क्या यार ये यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है, वो मिल ही नहीं रहा है, अरे ये जो आपने शैम्पू यूज़ किया था या जो फेस वॉश या वॉट एवर यू यूज्ड वो सब खुला रह गया, आपने उस समय उसको बंद नहीं किया, वापस से उसी तरह से नहीं रखा जिस तरह समेट के रखना चाहिए। कभी ये बॉटल गिर रही है, कभी उसमें से कुछ लीक हो रहा है, कभी वो गिर गया, एंड ऑल दिस मेस हैपन्स।
सेम थिंग, ये आदत सिर्फ एक बाथरूम की नहीं है, सेम थिंग्स हैपन्स एवरी टाइम। यहाँ तक कि आप काम भी कर रहे हो, आपको पता है कि आज आप अपना ऑफिस का सीट छोड़ के जा रहे हो, कल इसी सीट पर आकर आपको बैठना है। सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे, आप अपने सारे पेपर्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों नहीं है, चाहे आपके सिस्टम पर ही क्यों नहीं है, हर फोल्डर को अच्छी तरह से सेव करके रखिए, क्लोज करके रखिए। उसको जहाँ जिस फोल्डर में डालना है, जिस जगह डालना है, उसे डाल कर रखिए, जिस मैटर को फिर कल हम ढूंढेंगे और उसमें ज़्यादा समय वेस्ट होने वाला है। हम ये 2-3 मिनट का जो आलस्य कर जाते हैं, वो चीज़ हमें हमेशा के लिए नुकसान देती है। और ये केवल ये तो मैंने सिर्फ पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए कहा। आप हर जगह पर ये नियम अप्लाई करके देखें कि जब जो कार्य करने योग्य है उसे उसी समय कर लीजिए। ये सूत्र याद रखिए। आयु और यौवन अतीत बनते जा रहे हैं, लौट कर नहीं आएंगे, और इसलिए हमें इसी पल जागना और चेतना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब चेत जाएंगे, जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब हम चेत जाएंगे। अरे भाई, वैसे ही समय बीत गया, अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की इच्छा भी नहीं होगी, अब जीवनचर्या को बदलने की ज़रूरत भी क्यों महसूस होगी। तो ज़रा हम अपने आप पर ध्यान दें और इस शब्द पर ध्यान दें, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। हम कहाँ अपना एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ अपने समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ अपने फोकस को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर दूसरे दिन बच्चे आते हैं, मारा सा फलां से ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत डिप्रेस में हूँ, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए इतनी तैयारी की, मैं बड़ा डिप्रेस में हूँ, पास नहीं हुआ, क्या करें। मुझे याद है, मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। पहली चीज़, अभी कुछ समय पहले एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया और उसने कहा, मैं 7 साल से गवर्नमेंट जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाता हूँ, लेकिन हर बार मेडिकल और फिज़िकल में चूक जाता हूँ, और मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए। और मैं उसको बोली, भैया सीधी सी बात है, जब 7 साल से तुम अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे होते तो तुम उस पर कुछ ना कुछ कर भी सकते थे, लेकिन अगर तुम मेडिकली और फिज़िकली अनफिट हो और वो तुम किसी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसे छोड़कर तुम किसी और की तैयारी करो। तुमने 7 साल दे दिया, 1 साल में जो काम होना चाहिए था उसको तुमने 7 साल दे दिए। इन 7 सालों में शायद तुम कोई बिजनेस कर पाते, इन 7 सालों में तुम कोई नौकरी कर पाते और आज उस जगह पर होते कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, तुमने किसी और तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वही मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात है। एक हमारे मित्र, वो जो भी डिग्री के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक बार दिया, वो क्लियर नहीं हुए, दूसरी बार दिया, वो क्लियर नहीं हुए। उन्होंने वो वहीं पर छोड़कर तुरंत एक नौकरी ज्वाइन की, और वो जो नौकरी ज्वाइन की उसकी सैलरी इतनी कम थी कि शायद किसी एक उस ऑफिस के पियोन की सैलरी से थोड़ी ही ज़्यादा थी। वो व्यक्ति मुझे बताता है, आज 15 साल बाद वो अपने कंपनी में पूरे वेस्टर्न जोन का हेड है, और वो वहाँ तक पहुँचा बिना किसी डिग्री के, और जिस डिग्री के लिए वो काम कर रहा था उसी डिग्री के लोग आज उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसके सबऑर्डिनेट्स है। उस व्यक्ति से एक बार मेरी बात हुई और उस व्यक्ति से मैंने पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। उसने मुझे बताया कि जब मैं उस पहली जॉब पर गया और जो मेरे बॉस की कुर्सी थी ना, मैं उस कुर्सी को हमेशा देखा करता था, और उस कुर्सी को देखकर मेरे भीतर एक ही भाव था, मुझे यहाँ पर पहुँचना है और इस सीज़न एंड तक मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। मेरी सैलरी बहुत ही कम थी, इतनी कम थी और कोई
ऑब्वियसली नई नई सैलरी थी, पहली जॉब थी, कोई काम भी नहीं था, लेकिन मैं काम अपनी पोस्ट का नहीं करता था, मैं उस बॉस के पोस्ट के बराबर काम करता था। और मैंने इतना काम करके दिया, भले ही उस कंपनी में मेरी सैलरी ना बढ़ी, भले ही उस कंपनी में मेरी पोस्ट ना बढ़ी, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से उस बॉस की कुर्सी तक पहुँचना मुश्किल था, लेकिन एक तो बॉस खुश हो गया क्योंकि मैं उसका काम करके दे रहा हूँ, दूसरा मुझे समझ आया, मुझे एक तरह से एक्सपीरियंस मिल गया और मैं उस एक्सपीरियंस के दम पर किसी दूसरी कंपनी में हायर पोस्ट पर लग गया। जैसे ही मेरी कंपनी को पता चला कि ये बंदा सीख कर तो हमारे यहाँ गया, क्लाइंट सारे हमारे जानता है और नौकरी कहीं और कर रहा है, वो मेरी सेकंड जॉब से दुगनी सैलरी पर मुझे वापस ले आए। और इस तरह मैं हमेशा अपनी पोस्ट के साथ साथ मेरे से जो हायर पोस्ट है उनको देखकर उनका काम अपनी सैलरी में करता रहा, और यही मेरी सफलता का, मेरे सक्सेस का, ये मेरी प्रेजेंट पोस्ट का सीक्रेट है। क्या हम लोग ये सेविंग कर सकते हैं? क्या हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो अभी से जागना होगा, इसी मोमेंट से जाग कर हमें एफर्ट्स करने होंगे, एंड वो भी राइट डायरेक्शन में। याद रखें, आयु और यौवन बीतते जा रहे हैं, वो हमारे लिए रुकेंगे नहीं। इसी पल, इसी क्षण जो करना है कर लें। जय हो।